Assalamu alaikum. Dear students, I am Sayyid Arsalan Bukhari, your chemistry teacher. Students, हमने दो ऑक्साइड्स पहले पढ़ लिए हैं एंड नाउ टुडेज टॉपिक विल बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. हम उसको बहुत तफसील में स्टडी करेंगे और इसमें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं. सो ग्रैब योर सीट्स, चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको लेके जाते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में. Dear students, we have already studied two types or two kinds of oxides of nitrogen which are named as dinitrogen oxide and nitrogen oxide. Let's move on to the next oxide, that is nitrogen dioxide. Student, nitrogen dioxide का फॉर्मूला है NO2. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है NO2. इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी और इसको नाइट्रोजन परऑक्साइड का नाम भी दिया जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अलावा नाइट्रोजन परऑक्साइड का नाम भी दिया जाता है. स्टूडेंट्स, अभी हम लेक्चर के शुरू में ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्योंकि वो आगे जाके हमारे काम आनी है. तो आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा -2. तो चूंकि दो एटम्स हैं तो 2 इंटू -2 हम करेंगे तो ये हो जाएगा -4. और इस हिसाब से देखा जाए तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा +4. सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन परऑक्साइड इज +4. इसको शुरू में ही अपने जहन में रखिएगा. तो स्टूडेंट्स, ये था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का. चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ. देखते हैं कि किन तरीकों से हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, एक तरीका तो सिमिलर है जो इससे पहले भी आपने पढ़ा है, और वो है रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड नाइट्रिक एसिड. अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे सर इससे पहले आपने बताया था कि कॉपर और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाएं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है NO. तो बेटा वो उस वक्त था जब नाइट्रिक एसिड डिल्यूट फॉर्म में था. यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को यूज करना है. सो जब हम रिएक्शन कॉपर का कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करवाएंगे तो बच्चों याद रखें उस सूरत में हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेंगे. सो रिएक्शन देखें, रिएक्शन इज वेरी सिंपल. ये रहा कॉपर, इसका रिएक्शन 4 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ होगा. तो 4 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ जैसे ही इसका रिएक्शन होगा, स्टूडेंट्स, कॉपर और जाहिर है नाइट्रिक एसिड चाहे वो डिल्यूट फॉर्म में या कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है तो सॉल्ट तो एक जैसा ही बनता है, वो है कॉपर नाइट्रेट. लेकिन हमारा मेन प्रोडक्ट इस केस में चेंज होता है और वो होता है NO2 along with the formation of water. So dear students, this is a very easy method to produce nitrogen dioxide in the laboratory. Just reaction of copper करवाना है with concentrated nitric acid. स्टूडेंट्स, आप देखें इस इक्वेशन को भी बैलेंस हमने करना है. तो नाइट्रोजन के 2 एटम्स यहाँ पर हैं, वी विल पुट 2 हियर. और आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी. सो दिस इज द मेथड बाय विच नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आवर मेन प्रोडक्ट, तो मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं, इज प्रोड्यूस्ड इन द लेबोरेटरी. सो स्टूडेंट्स, चलते हैं दूसरे रिएक्शन की तरफ, दैट इज thermal decomposition of lead nitrate. स्टूडेंट्स, हम लेड नाइट्रेट नाम के सॉल्ट को हीट करेंगे, उसको तोड़ेंगे, और जैसे ही उसकी थर्मल डिकम्पोजिशन होगी उसके नतीजे से हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक मेन प्रोडक्ट के तौर पर मिल जाएगा. सो स्टूडेंट्स, लेड नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला है NO3 होल ट्वाइस. तो चलते हैं इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन की तरफ. द रिएक्शन इज वेरी सिंपल. PbNO3 whole twice when heated strongly on decomposition it is going to produce PbO.
लेड का ऑक्साइड क्रिएट होगा स्टूडेंट्स with 4 units of NO2 along with the production of oxygen gas. So students, ये आप देख सकते हैं कि इसमें भी हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ और इसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। स्टूडेंट्स, इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करें तो चूंकि नाइट्रोजन 4 यूनिट्स यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं नाइट्रोजन के और यहाँ जस्ट 2 है, तो अगर हम इसके साथ 2 प्लेस कर दें तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो जाता है। लेड चूंकि 2 हो गए हैं तो लेड के साथ जैसे ही हम 2 प्लेस करेंगे तो लेड जो है वो भी बैलेंस हो जाएगा और पूरी इक्वेशन जो है डियर स्टूडेंट्स वो बैलेंस हो जाएगी। सो दीज आर द 2 मेथड्स, द मोस्ट ईजीएस्ट एंड कन्वीनियंट मेथड्स टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा पिछले टॉपिक में आप याद कीजिए कि हमने एक और तरीका भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, और वो था ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। हमने ये तरीका भी पढ़ा था कि अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की भी मजीद ऑक्सीडेशन कर दी जाए, यानी उसका रिएक्शन मजीद ऑक्सीजन के साथ करवा दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड and on further reaction with oxygen it is going to produce nitrogen dioxide. Dear students, इसीलिए जब ये प्रोड्यूस होता था तो हम इसको फौरन कलेक्ट कर लेते थे कि ये मजीद कन्वर्जन के अंदर ना चला जाए। सो इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशन वी विल पुट 2 हियर और यहाँ 2 लगाने से इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये हैं कुछ तरीके जिनके जरिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम लेबोरेटरी और इंडस्ट्री के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन के बाद स्टूडेंट्स चलते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ, पर्टिकुलरली हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात तो आपने इसकी अपीयरेंस जहन में रखनी है। इसकी जो अपीयरेंस है वो मैं आपको बता दूं कि इसकी अपीयरेंस रेडिश ब्राउन गैस की है। सो ये रेडिश ब्राउन गैस की सूरत में प्रोड्यूस होती है और उसी में ये एग्जिस्ट करती है। बट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसकी कुछ टेम्परेचर वेरिएशंस हैं जिसको हम कहते हैं इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज। ये जो इसका रेडिश ब्राउन कलर है डियर स्टूडेंट्स, ये अबव 21.2 डिग्री सेल्सियस है। यानी जब टेम्परेचर 21.2 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होगा तब इसका कलर रेडिश ब्राउन कलर का होगा और ये गैस की फॉर्म में होगा। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको कूल डाउन करते हैं ना तो ये येलोविश ब्राउन गैस की फॉर्म में आता है कुछ टाइम के लिए। यानी टेम्परेचर कितना रखना है डियर स्टूडेंट्स, बिलो 21.2 डिग्री सेल्सियस। सो इसका मतलब है 21.2 डिग्री सेल्सियस एक हिसाब से, एक अंदाजे से इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर हम कह सकते हैं कि 21.2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएंगे तो ये रेडिश ब्राउन कलर में, और अगर उससे भी नीचे आते हैं यानी 21.2 से नीचे आते हैं तो ये हमें येलोविश ब्राउन कलर के अंदर एग्जिस्ट करती हुई नजर आएगी। डियर स्टूडेंट्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है, बहुत ही तेज स्मेल होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम क्लोरीन की भी बात करें तो बहुत तेज उसकी स्मेल होती है कि इरिटेटिंग स्मेल क्रिएट हो जाती है कभी कभार। तो इसकी भी बहुत तेज स्मेल है, बहुत ही पंजेंट स्मेल है। स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छे तरीके से वाटर में डिसॉल्व होता है। तो ये आप कह लीजिए कि इट फेयरली डिसॉल्व्स इन वाटर। इसकी वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे तरीके से वाटर के अंदर क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। और वाटर में जब ये डिसॉल्व होता है डियर स्टूडेंट्स तो ये ब्लू कलर का ना एक एसिडिक सॉल्यूशन क्रिएट कर देता है। यानी जब वो गैस की फॉर्म में है तो हमने देखा कि वो रेडिश ब्राउन कलर है, लेकिन जैसे ही उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है
तो वो ब्लू एसिडिक सोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इंशाल्लाह हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में जाके पढ़ेंगे कि वाटर में डिसॉल्व होके आखिर वो एसिडिक सोल्यूशन क्यों बनाता है। स्टूडेंट्स, ये तो थी इसकी प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टी के अंदर हम एक और प्रॉपर्टी को ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स, ये फैटल हो सकता है इफ इनहेल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आपने बहुत ज्यादा देर तक इसमें सांस लिया तो ये आपके लिए नुकसानदेह ये गैस साबित हो सकती है। स्टूडेंट्स, नुकसानदेह इसलिए साबित होती है क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर आके रिएक्ट करती है और इसीलिए हमने इसको पॉल्यूटेंट का खिताब दे दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, जो मशहूर किस्म के पॉल्यूटेंट्स हैं उन पॉल्यूटेंट्स में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को शामिल किया गया है। तो NO2 जो है वो एक पॉल्यूटेंट के तौर पर भी हमारी एयर के अंदर डिफरेंट इंडस्ट्रीज में से प्रोड्यूस होता है। तो ये तो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसकी चंद एक एप्लीकेशंस को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी एप्लीकेशन सबसे बड़ी ये है कि इट इज प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड as a main component। गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, it is produced and used as a main component in production processes of for nitric acid and fertilizers। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, हम नाइट्रिक एसिड को जब इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस करते हैं थ्रू अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, तो उसके कई एक स्टेप्स में हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को यूज करना पड़ता है। और इसी तरह फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को यूज करना पड़ता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा यूज आपके सामने मैंने एप्लीकेशन शुरू में ही बता दी है कि इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड एज वेल एज वेरियस फर्टिलाइजर्स। सो बच्चों, ये थी इसकी प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक एप्लीकेशन को भी हमने डिस्कस किया। अब आते हैं इसकी केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर और देखते हैं कि ये किस तरह के केमिकल रिएक्शंस शो कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इसकी टेम्परेचर वेरिएशन को बताना चाहूंगा और इसको हम कहते हैं कि ये इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ऑन प्रोवाइडिंग डिफरेंट वेरिएशंस और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर, हमें इसके शेप के अंदर और इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर डिफरेंस नजर आने लग जाता है। जैसे एक जिक्र तो मैं पहले ही करके आ चुका हूं, यानी अगर हमारे पास NO2 गैस की फॉर्म में है डियर स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा इसका कलर, थोड़ी देर पहले हम पढ़कर आए हैं कि ये रेडिश ब्राउन कलर में है। लेकिन अगर इसी गैस को हम बिलो 21.2 डिग्री सेल्सियस ले जाते हैं, सो डियर स्टूडेंट्स, कुछ देर के लिए ये येलोइश कलर में आ जाता है, यानी रहता वही है ये NO2 ही, रहता भी गैस की फॉर्म में है, बट स्टूडेंट्स उसका कलर कुछ देर के लिए चेंज होता है और वो येलोइश ब्राउन कलर के अंदर आ जाता है। स्टूडेंट्स, अगर इसके बाद भी हम इसको हीट यानी और कूल डाउन करते हैं तो कुछ ही देर के बाद ये जो NO2 है, जो भी हम ऊपर पढ़कर आए हैं कि वो येलोइश ब्राउन कलर की गैस है, इसका कलर पेल येलो हो जाता है और ये एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक पेल येलो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ये कोई नई चीज आ गई है। नहीं बेटा, जस्ट उसकी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही है फ्रॉम गैस टू लिक्विड, और वो साथ ही साथ अपनी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि कलर वगैरह को चेंज कर रहा है। तो ये इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज हैं, ये इसकी टेम्परेचर वेरिएशंस हमें नजर आ रही हैं।
अब स्टूडेंट्स अगर आपके पास ये पेल येलो लिक्विड आ गया NO2 और ये लिक्विड की फॉर्म में है पेल येलो, जब हम इसको और कूल डाउन करते हैं ना बच्चों, और कूल डाउन करते हैं, और मैं आपको वैल्यू बताता हूं, तकरीबन -11 डिग्री सेल्सियस पे जब जाते हैं ना हम, तो -11 डिग्री सेल्सियस पर जाकर ये कूल डाउन होता है, कूल डाउन होकर ये लिक्विड फ्रीज होके एक सॉलिड की फॉर्म में आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, तब ये आ जाता है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4 की फॉर्म में आ जाता है, और ये सॉलिड की फॉर्म में आ जाता है, और इसका जो कलर होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, ये एक कलरलेस लिक्विड है, सॉलिड है, इट इज अ कलरलेस सॉलिड। सो स्टूडेंट्स आप देखो टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते चले जा रहे हैं वो अपनी शेप को भी चेंज कर रहा है और अपनी प्रॉपर्टीज को भी क्या करता चला जा रहा है, चेंज करता चला जा रहा है। अब ये सॉलिड हमें मिल गया, सॉलिड मिलने का मतलब है एक अलग ही कंपाउंड जो है स्टूडेंट्स वो हमें नजर आ गया। अब ये जो एक N2O4 है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, इस डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड को हम जब सॉलिड की फॉर्म में लेते हैं N2O4, ये सॉलिड की फॉर्म में है डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं और टेम्परेचर लेके जाते हैं तकरीबन 140 डिग्री सेल्सियस पे, यानी अब हम इसको कूल डाउन नहीं कर रहे, कूल डाउन यहां तक करके इसको प्रोड्यूस कर लिया, अब ये एक अलग कंपाउंड प्रोड्यूस हो चुका है सॉलिड की फॉर्म में, अब उस जो एक कंपाउंड है N2O4 हम उसको हीट कर रहे हैं 140 डिग्री सेल्सियस पे जाके, तो यहां पर एक मिक्सचर सा क्रिएट होता है, और वो मिक्सचर किसका होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड तो है ही है, साथ ही साथ NO2 भी वापस एग्जिस्ट होता है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो भी एग्जिस्ट करता है गैस की फॉर्म में, यानी इसके वेपर्स भी होते हैं साथ में इसके वेपर्स भी होते हैं। इसका मतलब है कि अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ गया तो डियर स्टूडेंट्स हमने इसका पहले टॉपिक में क्या कलर पढ़ा है कि ये दोबारा से रेडिश ब्राउन कलर के अंदर आ जाएगा, तो फिर एक कलर वेरिएशन आ गई, फिर एक टेम्परेचर वेरिएशन हमें नजर आ गई। सो 140 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाके एक मिक्सचर, एक कंबाइंड मिक्सचर डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, जिसमें डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड भी मौजूद होगा और NO2 का भी अंदर हमें वेपर्स नजर आएंगे, यानी ये रेडिश ब्राउन कलर, कलरलेस, ये मामला चलता रहेगा 140 डिग्री सेल्सियस पर। और स्टूडेंट्स अगर आप इसके मजीद कोई कलर वेरिएशन देखना चाहते हैं तो उसमें फिर हमें नजर आएगा कि अगर हमारे पास NO2 है ये गैस की फॉर्म में, जैसे ही हम इसको मजीद हीट करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इसको मजीद हीट करते हैं और टेम्परेचर लेके जाते हैं 600 डिग्री सेल्सियस पे या 620 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जाते हैं, तो वहां पे हमें नजर आता है कि ये एग्जिस्ट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन, यानी ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर, यानी जो हमने इसकी फॉर्मेशन देखी थी ये टूट रहा है 620 डिग्री सेल्सियस पे और जाके दोबारा नाइट्रिक एसिड के अंदर, नाइट्रिक ऑक्साइड में और ऑक्सीजन के मिक्सचर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि आपने पिछला पूरा टॉपिक पढ़ा है कि NO नाइट्रिक ऑक्साइड एक कलरलेस गैस है। सो आप देखें फाइनली फिर एक कलर वेरिएशन जो है वो हमें इसके अंदर नजर आ गई। सो इस इक्वेशन को सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे स्टूडेंट्स, इसके साथ हम 2 लगाएंगे और इसके साथ हम 2 लगाएंगे, तो आप देखें कितनी कलर वेरिएशंस और कितनी वेरिएशंस इन द कलर ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर हमें नजर आ रहा है। इसलिए हमने इनको शुरू में ही थर्मल प्रॉपर्टीज का नाम दे दिया था कि रेडिश ब्राउन गैस है, लेकिन 21 डिग्री सेल्सियस से नीचे आएंगे तो येलोविश हो जाएगी, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा पेल येलो में, -11 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएंगे तो कलरलेस कंपाउंड बना देगा, N2O4 में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सॉलिड होगा, उस सॉलिड को 140 पे हीट करेंगे तो फिर उसके रेडिश ब्राउन वेपर्स जो हैं वो कोएग्जिस्ट करेंगे एट डायनामिक इक्विलिब्रियम, और फाइनली वो जो वेपर्स क्रिएट हुए हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, उनको जब हम हीट करेंगे एट 620 डिग्री सेल्सियस इट विल बी डीकम्पोज टू प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, तो दोबारा एक कलरलेस मिक्सचर जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा।
सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये है इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज, यानी चेंज इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, देखते हैं कि इट सपोर्ट्स बर्निंग ऑफ एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स ये कंबस्चन को सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट्स कंबस्चन। कैसे? ये जो इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है, इस इक्वेशन के जरिए आप देखें डियर स्टूडेंट्स, जब NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हीट किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। अच्छा बच्चों, अब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने का क्या मतलब है? अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये करेगा कंबस्चन को सपोर्ट। ये ऑक्सीजन जो है ना, वो कंबस्चन को सपोर्ट करेगी। तो अगर हम किसी सब्सटेंस को, किसी भी एलिमेंट को आग लगाना चाह रहे हैं और साथ में इसको ब्रेक डाउन करते हैं, सो ड्यू टू इट्स डीकॉम्पोजिशन इट विल प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन विल हेल्प इन द बर्निंग ऑफ दैट सब्सटेंस। एग्जाम्पल के तौर पे फॉस्फोरस की एग्जाम्पल देखें। अगर हम फॉस्फोरस की बात करते हैं, फॉस्फोरस को आग लगा के अगर हम इसकी ब्रेक डाउन करते हैं तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, जो कि फर्दर फॉस्फोरस की डीकॉम्पोजिशन स्टार्ट कर देगा। तो आप देखिए, ये रहा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये रहा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जैसे ही इनका रिएक्शन होता है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसके रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास P2O5 फॉस्फोरस का जो पेंटा ऑक्साइड है वो क्रिएट होता है और NO2 जो है वो कन्वर्ट हो जाती है NO के अंदर। सो चूंकि यहाँ पे फॉस्फोरस का एक है एटम, यहाँ 2 हैं, तो इसके साथ स्टूडेंट्स हम 2 पुट करेंगे। ऑक्सीजन आप देख सकते हैं 5 हैं, इधर 1 है। हम अगर इसके साथ डियर स्टूडेंट्स 5 पुट कर देते हैं तो ऑक्सीजन 10 हो गए हैं, इसके साथ भी 5 पुट करने से इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। अब देखें हुआ क्या स्टूडेंट्स, हुआ ये है कि आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्रेकडाउन की, यानी बर्निंग फॉस्फोरस लेकर गए, हीट प्रोवाइड की, उस हीट के प्रोवाइड करने से ये टूटा ऊपर वाली इक्वेशन के मुताबिक, इसने ऑक्सीजन प्रोवाइड की और ऑक्सीजन ने बर्न कर दिया फॉस्फोरस को टू प्रोड्यूस फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो ये ऑक्सीडेशन इसकी हो रही है ड्यू टू बर्निंग और ड्यू टू कंबस्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, दूसरी प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा कि इट सपोर्ट्स द बर्निंग ऑफ द एलिमेंट्स। बिल्कुल इसी तरह का रिएक्शन पोटेशियम भी शो करता है और बिल्कुल इसी तरीके का रिएक्शन कार्बन भी इसके साथ शो करता है। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, रिएक्शन विद एल्कलीज। स्टूडेंट्स एल्कलीज के बारे में आपने बहुत पहले पढ़ लिया हुआ है कि ऐसी बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, दीज बेसिस आर कॉल्ड एज एल्कलीज। सो एल्कलीज इज अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बेसिस व्हिच डिसॉल्व्स इन वाटर। स्टूडेंट्स यहां पे जो हम एल्कलीज यूज करेंगे ना, वो होंगी स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। यहां पे हम स्ट्रॉन्ग एल्कलीज यूज करेंगे। नाउ लिसन केयरफुली, क्या होता है जब इनका रिएक्शन हम एल्कलीज के साथ करवाते हैं। सो बेटा याद रखिएगा कि जैसे ही इसका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एल्कलीज के साथ करवाया जाता है, मिक्सचर ऑफ मेटेलिक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इज फॉर्म्ड। क्या होता है बच्चों, आप जिस मेटल वाली बेस या एल्कली का रिएक्शन करवाना चाह रहे होते हैं, वो रिस्पेक्टिव नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों में कन्वर्ट हो जाती है। पहले रिएक्शन देखें स्टूडेंट्स, देखें मैं यहां पे यूज करता हूं NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इस्तेमाल करने से मैं इसका साथ में रिएक्शन करवाता हूं NO2 के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं इसका NO2 के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो मुझे नजर आता है कि NaNO3 भी बन गया। व्हाट इज द नेम ऑफ NaNO3 स्टूडेंट्स? सोडियम नाइट्रेट। और साथ ही साथ सोडियम नाइट्राइट भी बन गया, यानी NaNO3 भी बन गया, सोडियम नाइट्रेट भी और सोडियम नाइट्राइट भी, अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ वाटर। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें
इसके रिजल्टिंग कंपाउंड्स में मिक्सचर बन गया, नाइट्रेट भी बन गया और नाइट्राइट भी बन गया। अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 सोडियम के एटम्स हैं तो इसके साथ हम 2 पुट करेंगे, और चूंकि यहाँ पर 2 ही नाइट्रोजन है तो इसके साथ हम 2 पुट करेंगे, तो पूरी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि ये रिएक्शन हुआ स्ट्रॉन्ग एल्कली का, और इसी तरह का रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी होता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होने के नतीजे में पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, पोटेशियम नाइट्राइट बनता है along with the formation of water. So dear students, इसको भी आप बैलेंस कर लें, 2 ही यूनिट्स इसके हैं और 2 ही यूनिट्स इसके हैं, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे कि सर अगर वीक एल्कली होती, वीक बेस होती तो सर फिर क्या होना था। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बात जेहन में रखिएगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग एल्कली ना होती और वीक एल्कली होती, ऐसी सूरत में सिर्फ नाइट्रेट्स बनते हैं, नाइट्राइट्स नहीं बनते। आई रिपीट, इन केस ऑफ वीक एल्कलीज, इन केस ऑफ वीक एल्कलीज नाइट्रेट्स बनेंगे, नाइट्राइट्स की प्रोडक्शन नहीं होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद एल्कलीज। आप साथ साथ यूजेस देखते जाओ, आप साथ साथ यूजेस देखते जाओ कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स प्रोड्यूस करने के लिए हम ये सारे मैकेनिज्म्स को यूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आते हैं 4th प्रॉपर्टी की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं, देखते हैं कि इनकी हाइड्रोलिसिस कैसे होती है। आप सबको पता है कि हाइड्रोलिसिस क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ अ कंपाउंड विद द एक्शन ऑफ वाटर। तो देखते हैं ये वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। बट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसकी हाइड्रोलिसिस आमतौर पे हम 2 तरीकों से देखते हैं। पहला तरीका देखिएगा, हाइड्रोलिसिस इन एब्सेंस ऑफ एयर। स्टूडेंट्स, एयर की एब्सेंस में हम इसकी क्या देखना चाह रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। तो देखते हैं, ये रहा हमारे पास NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये रहा वाटर। एयर की गैर मौजूदगी में हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये फौरन से वाटर में डिसॉल्व हुआ, रिएक्ट किया, एंड इट प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ HNO2 एंड HNO3। डियर स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्ट नहीं बता दिया था कि इट इज फेयरली soluble, it fairly dissolves in water to produce blue acidic solution। वो एसिडिक सोल्यूशन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके 2, और ये हाइड्रोलिसिस हो रही है, ऑब्वियसली आपने पढ़ा हुआ है कि इसके अंदर हमने थोड़ा सा एसिड भी डालते हैं हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए। सो ये 2 एसिड्स प्रोड्यूस कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो एसिड है इसका नाम है नाइट्रस एसिड। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और ये तो आप जानते हैं कि ये नाइट्रिक एसिड है। सो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, आप देख सकते हैं कि 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, तो अगर इसके साथ हम 2 लगा देते हैं तो पूरी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। सो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अगर हाइड्रोलिसिस हम करते हैं तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर इट रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ 2 एसिड्स व्हिच आर नेम्ड एज नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर एयर की प्रेजेंस हो फिर क्या होगा, तो वो भी चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये रहा NO2 और ये रहा वाटर, बट इस दफा हमने सिर्फ उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड द ओनली रिजल्टिंग कंपाउंड इज नाइट्रिक एसिड। The only resulting compound is नाइट्रिक एसिड। यानी इस सूरत में नाइट्रस एसिड नहीं बनता, इस सूरत में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है इसकी, और नाइट्रिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, 4 यूनिट्स ऑफ NO2 इस रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो जाहिर है फिर 4 यूनिट्स ऑफ HNO3 ही प्रोड्यूस होंगे। चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हैं और यहाँ 2 हैं, तो इसके साथ हम 2 लगाएंगे। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिसिस के बारे में याद रखिएगा, व्हेन हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज डन,
In the absence of air, a mixture of nitrous and nitric acid is produced, whereas if it is done in the presence of air, the only resulting compound is nitric acid. स्टूडेंट्स अब आते हैं इनकी लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर कि दे व्हाट हैपेंड व्हेन दे आर रिएक्टेड विद हाइड्रोजन सल्फाइड, फेरस सल्फेट एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जब इनके साथ रिएक्शंस होते हैं इन कंपाउंड्स के साथ, सो ये काम करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड काम करता है एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन केमिस्ट्री में इसके मशहूर हैं रिएक्शन एज ऑक्सीडाइजर। ये रिएक्शंस मशहूर हैं रिएक्शन एज ऑक्सीडाइजर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए इसका नाम ऑक्सीडाइजर रखा गया है। तो इसके वो रिएक्शंस हम पढ़ने लगे हैं जिनके अंदर ये ऑक्सीडाइजर के तौर पर काम करता है। तो सबसे पहला रिएक्शन देखें डियर स्टूडेंट्स, H2S के साथ। ये रहा H2S और इसका रिएक्शन हम करवाने जा रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ। डियर स्टूडेंट्स, दिस रिएक्शन इज वेरी सिंपल एंड दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस वाटर, सल्फर इज सेट फ्री और NO की प्रोडक्शन हो जाती है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। स्टूडेंट्स इक्वेशन जो है उसको आप देख लीजिए, ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस्ड है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हियर, 2 इधर, सारे एटम्स बराबर हैं, तो ये इक्वेशन क्या हो चुकी, बैलेंस। अब हम चेक कर लेते हैं कि कैसे इसने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम किया। स्टूडेंट्स मैं बारहा आपको बता चुका हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेस अदर एंड गेट्स इटसेल्फ रिड्यूस्ड। दूसरों की ऑक्सीडेशन करता है, अपनी रिडक्शन कर लेता है। तो चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें कि हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज आ रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो होता है +1, तो हम इसको लिखेंगे 2 × +1, चूंकि 2 एटम्स हैं तो 2 × +1 का मतलब है हाइड्रोजन पे चार्ज आ गया +2, उस हिसाब से सल्फर के ऊपर चार्ज आएगा -2। जबकि यहाँ सल्फर फ्री स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, 0। तो आप चेक कर लीजिए, मेरी बात प्रूव हो रही है कि -2 से 0 में जाने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, -2 से 0 में जाने का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यानी NO2 ने उसकी ऑक्सीडेशन करवा दी, तो इसका मतलब है NO2 इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरी बात देखते हैं कि क्या इसकी अपनी रिडक्शन हुई है। जी बिल्कुल इसकी अपनी रिडक्शन हुई है। हमने शुरू में ही मार्क कर लिया था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और NO में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। सो यू कैन क्लियरली सी स्टूडेंट्स कि ये +4 से किस में चला गया, +2 में। +4 से +2 का मतलब है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मींस रिडक्शन। ठीक हो गया। तो दूसरे की ऑक्सीडेशन कर दी और अपनी क्या हो गई, रिडक्शन। तो बच्चों चलते हैं, इस रिएक्शन को तो हमने देख लिया, अब चलते हैं दूसरे रिएक्शन में। दूसरे रिएक्शन में हम देखेंगे कि FeSO4 के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। स्टूडेंट्स FeSO4 मींस फेरस सल्फेट। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि आयरन पे +2 भी आती है ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 भी आती है। +2 हो तो उसको फेरस कहा जाता है और +3 हो तो उसको फेरिक कहा जाता है। तो चूंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की +2 है तो इसलिए हम इसको फेरस सल्फेट का नाम देंगे। स्टूडेंट्स फेरस सल्फेट का इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं NO2 के साथ, और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो देखते हैं स्टूडेंट्स कि क्या ये उसकी ऑक्सीडेशन कर पाता है या नहीं कर पाता। स्टूडेंट्स ये उसकी ऑक्सीडेशन करता है बहुत अच्छे तरीके से, और इसके नतीजे में FeSO4 यानी फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है फेरिक सल्फेट में, जिसका फॉर्मूला है Fe2
SO4 होल थ्राइस। और स्टूडेंट्स इसके साथ प्रोडक्शन होती है वाटर की along with the production of NO। तो यहां पे NO जो है स्टूडेंट्स वो प्रोड्यूस हो जाता है। स्टूडेंट्स आप आयरन यहां पर 2 हैं, यहां पे जस्ट 1 है, तो अगर हम इसके साथ 2 लगा देते हैं सो द होल इक्वेशन गेट्स बैलेंस्ड। अब बच्चों आप देखो कि यहां सल्फेट रेडिकल कितने हैं? 3। तो सल्फेट रेडिकल के ऊपर आपने पढ़ा हुआ है कि -2 चार्ज आता है ना, तो -2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -6 हो जाता है। इसका मतलब है आयरन के ऊपर चार्ज आएगा +6, और चूंकि 2 आयरन है तो एक इंडिविजुअल आयरन के ऊपर चार्ज आ जाएगा +3। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, जबकि इस तरफ +3 है, दैट इज द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन। और NO2 जो है वो NO में कन्वर्ट हो गया। हम ऊपर पढ़कर आए हैं कि NO2 अगर NO में कन्वर्ट होता है तो वो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से क्या होता है, हमें रिडक्शन होती हुई नजर आती है। अब स्टूडेंट्स चलते हैं लास्ट रिएक्शन की तरफ। स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसका रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ। सो स्टूडेंट्स दिस शुड बी रिप्लेस्ड बाय पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ डियर स्टूडेंट्स इसका रिएक्शन हम देखते हैं NO2 का। बच्चों याद रखिएगा जैसे ही ये रिएक्शन होता है, यानी पोटेशियम आयोडाइड और NO2 का रिएक्शन होता है, तो इसके नतीजे में KNO2 बन जाता है। स्टूडेंट्स ये KNO2 हमने पहले भी यहां पढ़ लिया, पोटेशियम नाइट्राइड इसको कहा जाता है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसके नतीजे में आयोडीन को फ्री कर दिया जाता है। सो हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, 2 लगेगा आयोडीन की वजह से, ये भी यूनिट्स क्या होंगे 2, तो इस हिसाब से ये भी 2 होंगे। स्टूडेंट्स आप देखें कि पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -1। अच्छा, अब यहां पे है ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन की -1 और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन की क्या है? 0। तो आप देख सकते हैं -1 से 0 में जाने का मतलब क्या हो गया? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, माइनस से 0 में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन। और अब आप देखिए यहां पर तो इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो हमने पढ़ा है +4 है, जबकि यहां पे अगर आप देखते हैं डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन पे -4 आता है, इसमें से एक +1 चला गया -3, यानी यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। +4 से +3 एक दर्जा कम। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? रिडक्शन। सो स्टूडेंट्स यहां से हमारी ये बात साबित होती है कि दे आर वेरी गुड, इट इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजर बिकॉज इट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज अदर। अगर हम इसको किसी के साथ भी रिएक्ट करेंगे तो ये जो होगा सामने वाले की ऑक्सीडेशन करवा देगा। ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजर है, या आपकी बुक के मुताबिक देखा जाए तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि इन द एंड अपनी क्या कर लेगा? रिडक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स दिस वाज द टॉपिक ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हमने शुरू में उसकी प्रिपरेशन, बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज, और अब हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें दरमियान में बताई हैं उनको आप ज़रूर जहन में रखिएगा, और जितनी भी एक्स्ट्रा कोई चीज़ें बताई हैं तो स्टूडेंट्स उसको अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर लीजिएगा। जी, तो डियर स्टूडेंट्स दैट वाज द टॉपिक ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसमें आपने देखा कि ये बाकी ऑक्साइड से कदरे मुख्तलिफ बिहेवियर्स भी शो करता हुआ हमें नज़र आया है। इसके साथ ही आपका ये टॉपिक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ख़त्म होता है। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।